Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to read about metals and non-metals. Dear students, I have covered the whole exercise this chapter, that is metals and non-metals. I request you to watch the video to the end so that there is no doubt regarding your learning and understanding. First of all, regarding its exercise, it is question number one. Question number one is, which of the following can be beaten into thin sheets? ये बेटा प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, मैं नॉन मेटल्स की भी, चाहे मेलिएबल है, चाहे डक्टाइल है, सॉन्ड्रस है, कुछ भी है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स में किसको ये परोया जाता है, यानी कि इनमें से, चाहे जिंक है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन, इनमें से किसके थिन शीट्स बनाए जा सकते हैं। थिन शीट का मतलब हो गया जैसे टिन शीट थिन होता है, गोल्ड फाइल के थिन शीट्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पे पहला ही इसका जवाब आता है, दैट इज जिंक। जिंक इसके बहुत सारे थिन शीट्स बनाए जा सकते हैं, तो देयरफॉर इट इज जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन स्टेटमेंट्स में कौन सा करेक्ट है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सम मेटल्स आर डक्टाइल। देखो बेटा, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल नहीं, सारे मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल ना, ये भी नहीं होता। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ये ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पूर्ण करना है। फास्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस है, ये नॉन रिएक्टिव मेटल है, ये नॉन मेटल है। अगर हम इसको बाहर रखेंगे ये खुद ही जल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज वेरी रिएक्टिव। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के। मिसाल के तौर पर आपके घरों में जो तार बनी हुई होती है कॉपर की, उस तार में से, उस वायर में से, उस एलिमेंट में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है, देयरफॉर मेटल, वो मेटल है, देयरफॉर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये है एक अलग क्वेश्चन, उसको कहते हैं रिएक्टिव पावर ऑफ मेटल्स। रिएक्टिव पावर ऑफ मेटल यानी कि मेटल्स जो हैं, कुछ कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, आयरन है, जिंक है, उनका रिएक्शन पावर जो होता है, केमिकल रिएक्शन, वो डिफरेंट होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। यहाँ पे दो का बोला गया है, आयरन और कॉपर। आयरन जो होता है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है रिएक्शन दिखाने में। डी, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स जो होते हैं ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जिंक मेटल टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, उस पे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, वहाँ पे बनेगा आपका बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरीन जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क टी if the statement is true and F if the statement is false. Generally non-metals react with acids. Non-metals acids के साथ रिएक्शन नहीं करते, देयर false है। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, ये सोडियम जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, इसको बाहर ले जाओ, गर्मी में थोड़ा रखो तो ये खुद ब खुद जल जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसको सर्द पानी में डाल दो, कोल्ड वाटर में डाल दो, वहाँ पे वो कोल्ड वाटर है, उसमें इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकल सकती है, और जिस प्लेट में वो आप इस सोडियम को रखेंगे वहाँ पे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। देयरफॉर मोर रिएक्टिव मेटल, वेरी रिएक्टिव मेटल। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन, बोलता है कॉपर जो है ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन ZnSO4, वहाँ से ये कॉपर जिंक को बाहर निकालता है। यानी कि इसके बोलने का मतलब है अगर आप जिंक सल्फेट ZnSO4 को Cu कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे, वहाँ पे कॉपर सल्फेट ये बनेगा और जिंक बाहर निकलेगा। गलत बात है, नहीं, ये फॉल्स है।
क्योंकि ये उसका रिएक्टिव पावर उतना ज़्यादा नहीं है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। यहाँ पे लिखा है इसने कि कोल जो होता है, कोल इट इज, यानी कि ये कोल जो है, ये इसमें कार्बन होता है, कार्बन नॉन मेटल है, उसको वायर्स में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि नॉन मेटल को वायर्स नहीं बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर गिवन। हाँ, ये आधा ही मैंने लिखा है, आप टेक्स्ट बुक कंसल्ट कीजिएगा, वहां पे निकलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहां पे किस तरह लिखा गया है, एक डब्बे की सूरत में, एक खाकी की सूरत में वहां पे है, 3 कॉलम्स बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सीधे लिखा है ऐसे। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अपीयरेंस, मेटल्स दिखते कैसे हैं, यानी कि जब हम इन पे नजर डालते हैं ये कैसे दिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कॉपर को देख लेंगे वो तो शाइनी होता है, अगर आप बाकी मेटल्स भी देखेंगे वो शाइनी होते हैं, मगर सारे शाइनी नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम एक मेटल है, उसकी शाइन नहीं होती है। अपीयरेंस, दे हैव शाइनी अपीयरेंस, यानी कि मेटल्स दे अपीयर शाइनी, वो चमक रहे होते हैं। दिस शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ लस्ट्रस प्रॉपर्टी। तो नॉन मेटल्स दे आर डल, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, यानी कि उनकी चमक वमक नहीं होती है। हो गया दूसरा। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम। ये जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। आयरन को ले लीजिए हार्ड है, कॉपर को ले लीजिए हार्ड है, एल्युमिनियम को ले लीजिए हार्ड है, सोडियम ये सॉफ्ट है। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स जितने भी हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट, इनमें एक्सेप्शन है कार्बन की। कार्बन का एक फॉर्म है डायमंड, वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, हालांकि ये नॉन मेटल है। मेलिएबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग बीटन इनटू थिन शीट्स, थिन शीट्स में इनको बनाना, दैट इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। यानी कि मेटल्स को थिन शीट्स हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल टिन शीट्स, अगर टिन मेटल हमारे पास है 1 kg की ब्रिक है, उसको हम थिन शीट बना सकते हैं, हथौड़े से मार मार के उसको थिन शीट्स बना सकते हैं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स आर एबल टू बी बीटन इनटू शीट्स, दैट इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। मेटल्स आर मेलिएबल while as नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब हो गया थिन शीट जो बनाते हैं। मिसाल के अगर हम कोल लेंगे, कार्बन, हाँ, तो उसके हम शीट्स नहीं बना सकते, वो टूट जाएगा। डक्टाइलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। कॉपर को लीजिए, कॉपर जो हमारे घरों में तार बनी हुई होती है, अंदर उसके अंदर जो इंसुलेशन, रबर इंसुलेशन के अंदर वो थिन वायर्स बनी हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तब वो इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं। बोलने का मतलब है ये मेटल जो होते हैं उनके बहुत, यानी कि थिन वायर्स बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज को डक्टाइलिटी कहते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन एटसेट्रा, यानी कि इनके हम छोटी छोटी तारें बना, ये पतली तार बना सकते हैं। नॉन मेटल्स के नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ये जो नॉन मेटल्स हैं इनको हम वायर्स नहीं बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज को बोलते हैं डक्टाइलिटी। बेटा यहाँ पे हम ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं, आप इनको एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट भी खुद ही कर सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, according to the properties of non-metals, physical properties. Heat conduction, metals are good conductors while as non-metals are bad conductors. metals जो हैं वो good conductors होते हैं, non-metals जो होते हैं वो bad conductors होते हैं। यानी कि इनमें से हीट पास हो जाती है मेटल्स में से, कॉपर वेसल ले लो, आयरन वेसल ले लो, उनमें से अच्छी तरह से हीट पास हो जाती है, वो गर्म हो जाते हैं। नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं हो जाता है। Conduction of electricity, metals are good conductors while as non-metals are bad conductors of electricity except graphite. metals good conductors होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं। इसमें मैंने एक एक्सेप्शन लिखी है, ग्रेफाइट ये भी नॉन मेटल है मगर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन, आपको रीजन बोलने हैं
क्या क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न, एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। फूड आइटम्स को रैप करने के लिए, फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए, अच्छी तरह से पैक में रखने के लिए एल्युमिनियम फॉइल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? इसलिए। क्यों? एल्युमिनियम इज मेलिएबल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। एल्युमिनियम जो होता है ये मेलिएबल मेटल है, इसके थिन शीट्स बनाए जा सकते हैं कागज जैसे, एंड हेंस एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम। इसलिए फूड आइटम्स जो होते हैं उनको रैप अप किया जाता है एल्युमिनियम फॉइल्स में। मिसाल के तौर पर जब हम शादियों पर जाते हैं वहाँ पे वो लजीज खाने पकवान होते हैं, और जब वो ठेले वेले दिए जाते हैं, वो लिफाफे विफाफे, उनमें अंदर जो एल्युमिनियम का भरा हुआ होता अंदर से कवरिंग, उसकी वजह से वो ठीक रहता है और खराबी नहीं हो जाता है। इमर्शन रॉड्स, इमर्शन रॉड्स डेश डेश। इमर्शन रॉड्स ये क्यों मेटेलिक सब्सटेंस की बनी हुई होती है? इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। इमर्शन रॉड जो होती हैं लिक्विड्स को हीट करने के लिए ये मेटल्स की बनी हुई होती हैं, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आजकल जो इलेक्ट्रिकल केटल्स बनाई जाती है या हॉस्पिटलों में वो ये स्टीरिलाइज करने के लिए इंजेक्शन, वो सीरिंज जो स्टीरिलाइज करने के लिए वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक केटल बनी हुई होती है, उसके अंदर वो रॉड लगी हुई होती है मेटल की। जब हम उस पर इलेक्ट्रिक करंट छोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के साथ कनेक्ट करते हैं, वो हॉट हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, सिरिंज स्टीरिलाइज हो जाता है। कॉपर कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड, यानी कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर जो होता है ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है जिंक सल्फेट से, क्योंकि जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। इसलिए यहाँ पे बोलता है कॉपर कैन नॉट, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट copper cannot displace zinc from salt solution because zinc is more reactive than copper. D. Sodium and potassium, two elements, that is sodium K, sodium Na and potassium K. इनके बारे में क्या क्वेश्चन है कि इनको कैरोसिन में क्यों बंद करके रखा जाता है? सोडियम एंड पोटाशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स विच रेडिली रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। सोडियम और पोटाशियम जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगर इनको बाहर हवा में रखा जाएगा ये खुद ही जल जाएंगे टू कैच फायर इजीली। हैंस सोडियम एंड पोटाशियम स्टोर्ड इन कैरोसिन। इसलिए ये जो सोडियम है और पोटाशियम है इसको कैरोसिन में रखा जाता है ताकि ये जल ना जाए। पानी में भी इनको नहीं रख सकते, वहाँ पे भी ये जल जाएंगे। नंबर 7, it is can you store lemon pickle in an aluminum utensil? बोलता है अगर आचार बना हुआ है जिसमें लीमन भरा हुआ है एल्युमिनियम यूटेंसिल में रख सकते हैं कि नहीं? एक्सप्लेन। पिकल जो आचार होता है कॉन्सिस्ट ऑफ एसिड्स व्हिच रिएक्ट विद एल्युमिनियम। इसमें एसिड होता है, एसिडिक सब्सटेंस होता है। अगर एल्युमिनियम में ये पिकल रखा गया एल्युमिनियम कंटेनर में, वो एसिड एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा, तामुल हो जाएगा, वहाँ पे क्या बनेगा? साल्ट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। उसकी वजह से वो पिकल जो होता है वो खराब हो जाता है, बर्तन भी खराब हो जाता है। हैंस पिकल इज नॉट स्टोर्ड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल। इसलिए इसको इसमें एल्युमिनियम यूटेंसिल में पिकल्स को स्टोर नहीं किया जाता है। ये मेज बेटा आप इसको घर पर किताब पे ही देख सकते हैं। ये मेज किस तरह मैंने करवाया है ये आप असिस्ट कीजिए खुद को किताब से। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पोर किया जाता है कॉपर प्लेट पर? देखो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो स्ट्रेंथ कम होने का मतलब हो गया इट विल शो नो एक्शन, ये एक्शन नहीं करेगा।
Therefore, no reaction occurs when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. Copper plate पर जब dilute sulfuric acid डाला जाएगा वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो जाती. Therefore, H2SO4 plus Cu, when it is dilute acid, then no reaction. Reaction नहीं हो जाए. However, if instead of dilute sulfuric acid, it is concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid जब कॉपर प्लेट पे बिखेर दिया जाएगा वहां पे कॉपर सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा. Therefore, the reaction will be H2SO4 Cu plus H2SO4 gives CuSO4 plus H2. B. Iron nails are placed in copper dish. Iron nails जो हैं इनको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख के क्या हो सकता है, कौन सी रिएक्शन हो सकती है. आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन ज्यादा रिएक्टिव, डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ये जो आयरन है मोर रिएक्टिव है, इसका रिएक्टिव पावर जो है वो ज्यादा है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये ऊपर है, फिर ये दूसरा है. आयरन ऊपर है, उसके बाद कॉपर है. आयरन का ये डिस्प्लेसमेंट पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर. तो देयरफॉर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा. इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स. जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है जब उसके ऊपर कोई आयरन नेल लगाया जाएगा वो ब्लू कलर उसका फेड हो जाता है. एंड देयर इज डिपॉजिशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल. जो आयरन नेल होता है उस पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है. द रिएक्शन गोज लाइक दिस, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट. यानी अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, उसमें हम एक आयरन नेल डाल देंगे. ये जो आयरन है ये इस सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा FeSO4 प्लस कॉपर. देयर इज डिपॉजिशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल. Question number 10 goes like this. Sarish took a piece. Sarish एक लड़की है या कोई लड़का है. इसने एक piece of, सॉरी पहले मैं आपको इससे बुक से ही पढ़ूंगा how it goes. Then Sarish took a piece of burning charcoal. बर्निंग चारकोल इसने अपने हाथ में रखा एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन टेस्ट ट्यूब. और टेस्ट ट्यूब में जो गैस पैदा हो गया था उसको इसने कलेक्ट कर दिया है. कलेक्ट करने का मतलब उसने गैस को कहीं पे स्टोर कर दिया है. दैट इज कॉल्ड कलेक्शन. अब फिर हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस. वो जो गैस उसने हासिल किया है उसको वो किस तरह, उसका नेचर वो किस तरह पाएगी, फाइंड करेगी. और दूसरा राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस. इसमें कौन सी रिएक्शन हो जाएगी उसको वर्ड इक्वेशन में लिखना है. इन अ टेस्ट ट्यूब containing gas add a few drops of water. अगर एक टेस्ट ट्यूब है बेटा या अगर एक जार है उसमें कोई गैस है कलेक्ट हो गया है बाय एन एक्सपेरिमेंट, एड a few drops of water. उसमें आप 2-4-5 कतरे डालो पानी के. किसमें, जिसमें गैस भरा हुआ है. Now cover the test tube and shake well. टेस्ट ट्यूब को कवर करो या उस गैस गिलास जार को शेक करो, कवर करो, फिर शेक करो. आफ्टर शेकिंग टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस. जब आप लोगों ने शेक किया वो जो गैस है वो पानी के साथ मिल गया, उसने कुछ और एक कंपाउंड बनाया, केमिकल रिएक्शन हो गई. आफ्टर शेकिंग टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस. ब्लू लिटमस जो होता है उस पे आप ये सॉल्यूशन डालो. इट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड. ये इसका पहला ब्लू कलर था, अब ये रेड हो जाएगा. दस गैस एसिडिक इन नेचर. ये जो गैस है दैट वाज एसिडिक इन नेचर. अब ये जो चारकोल है ये है कार्बन का एक फॉर्म, एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का चारकोल C. रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जब ये कार्बन जलाया, चारकोल जलाया, हवा में जो ऑक्सीजन था वो इसके साथ मिल गया, रिएक्शन कर दी उसके साथ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया. कार्बन फ्रॉम चारकोल प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस.
and after this it is last question, that is question number 11. Question number 11, it goes like this. One day Rita went to a jeweler's shop. एक बार एक दिन रीता जेविलर शॉप, यानी कि जेविलर वो होता है जो सोना बेचता है या कभी खरीदता भी है। जेविलर शॉप विद हर मदर, अपनी माँ के साथ गई। फिर हर मदर गेव ओल्ड गोल्ड जेविलर टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश, उसकी माँ ने अपने पुराने जवाहरात सोना गोल्ड स्मिथ को दिया पॉलिश करने के लिए। फिर नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द जेवेलरी बैक, दूसरे दिन जब वो गए उन्होंने वो जेवेलरी वापस लाई। दे फाउंड, उन्होंने पाया, उनको लगा या उन्होंने देखा, दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट, इस सोने में थोड़ा सा वेट कम हो गया था। कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट, क्या आप इस लॉस, जो सोने के वेट में जो लॉस हो गया है, क्या आप इसको कर सकते हैं गेस ये क्यों हो गया है? हाँ देखो, इन ऑर्डर टू पॉलिश द गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज टू बी डिप्ड इन द लिक्विड कॉल्ड एक्वा रिगिया। देखो, ये जो ओल्ड जो सोना लिया था उसने, पुराना सोना जो उसने लिया था पॉलिश करने के लिए, इसको पॉलिश करने के लिए इसको एक लिक्विड, पहले एक लिक्विड सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। एक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है लिक्विड, उसको एक्वा रिगिया बोलते हैं, AQUAREGIA, एक्वा रिगिया। ये एक्वा रिगिया क्या होता है? ये एक मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड, यानी कि मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड, यही एक मिक्सचर है। इसमें पुराने ज्वेलरी को, पुराने सोने को डाला जाता है। फिर ऑन गेटिंग डिजॉल्व इन द एनवायरनमेंट ऑफ एक्वा रिगिया, ये जो सोना होता है इसमें डिजॉल्व हो जाता है एक्वा रिगिया। द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजॉल्व, गोल्ड का ऊपर वाला कवर जो पॉलिश किया हुआ होता है वो डिजॉल्व हो जाता है किसमें? एक्वा रिगिया में, जो कि मिक्सचर है सो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजॉल्व एंड एन इनर शाइनी लेयर अपीयर्स, अंदर वाला शाइनी लेयर जो होता है वो नजर आने लगता है। द डिजॉल्विंग ऑफ द लेयर कॉज द रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ज्वेलरी, यही इसका आउटर कवर जो डिजॉल्व हो गया था किसमें? इस एक्वा रिगिया में, उसकी वजह से उसका जो ये वेट है वो लॉस हो गया था। इसलिए ये जो है ये चैप्टर बेटा, इस चैप्टर की जो ये पूरी एक्सरसाइज है ये फिल अप हो गई। अब बेटा अगर इस चैप्टर में आपको कहीं पे शक रह गया, आपको कहीं पे कोई पॉइंट समझ नहीं आ गया, या बुक देख के आप बोलेंगे कि वो पॉइंट समझ नहीं आया, ये पॉइंट समझ नहीं आया, देन you are free to call this my number 988-888-2837। तो इस पे आप कॉल करके मुझे बोल सकते हैं कि आपको क्या डिफ़िकल्टी है, एंड आई विल बी एट योर डिस्पोजल एनी टाइम एनी हाउ। बाकी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।